वेलकम टू लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लॉ फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 39, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। तो फिक्र मत कीजिए और ये मत डरिए कि मैम ने चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 और 19 को हमने स्किप कर दिया है। जी नहीं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात करी थी चैप्टर नंबर 16 की, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। और हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पढ़ा, हम लोगों ने 304A 304B मिसकैरेज पढ़ा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट पढ़ा। इसी के साथ हम लोगों ने आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन पढ़ा, 354A से लेके 354E तक पढ़ा। एंड साथ ही में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अननेचुरल ऑफेंसेस क्या होता है, रेप क्या होता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने किडनैपिंग और अबडक्शन के ऑफेंसेस पढ़े। इस तरीके से हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 16, जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेट करता है, जो कि ह्यूमन बॉडी वाले ऑफेंसेस से रिलेट करता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या है स्टूडेंट्स की चैप्टर नंबर 17 बात करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस। अब ये भी जो चैप्टर है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको भी मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपके ईजीनेस के लिए मैं इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटूंगी। बट मुझे लगा कि एक और बड़ा चैप्टर शुरू करने से पहले क्यों ना हम एक छोटा सा चैप्टर जल्दी से खत्म कर लें, सो दैट हमारा एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक बड़े चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सा रेस्ट भी ले लेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बात करेंगे आज ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, जो कि डील किया जाता है मेरे चैप्टर नंबर 20 में। चैप्टर नंबर 20 में हम ये पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं कि शादी से रिलेटेड कोई ऑफेंस अगर हो तो क्या होगा, कैसे बंदे को पनिश किया जाएगा, कैसे क्रिमिनल लायबिलिटी इंप्यूट करी जाएगी। तो आज का हमारा ये लेक्चर will revolve around चैप्टर नंबर 20, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलिवेंट है। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आप लोग क्लैट या फिर कोई भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं अपने लॉ के लिए, या फिर अगर आप एक LLB स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगा कि आप लोग पढ़ें कि एक्चुअली में शादी से रिलेटेड कौन से ऑफेंसेस होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम लोग सेक्शन 493 से 498 ऑफ आईपीसी पढ़ने वाले हैं आज। तो एक बार हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि आज के हमारे डेली टारगेट्स क्या होंगे। तो आज के हमारे टारगेट्स हैं कि हम बात करेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्यों जरूरत है कि हमें ये ऑफेंसेस पढ़ें। फिर हम सेक्शन 493 पढ़ेंगे, 494 पढ़ेंगे, 495, 496, 497 और 498 पढ़ेंगे। ये सारे सेक्शंस को आज हम कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी करेंगे, जैसे कि हम हर बारी केस लॉज पे फोकस रहते हैं, उसी तरीके से हम करेंगे। तो आप लोगों को मैंने हमेशा से बताया है कि जब हम केस लॉ पढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो तो आपका जो दिमाग है वो कभी कभी सैचुरेट हो जाता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता। बट कहानियां हम सबको पसंद है, कहानियां, मूवी की कहानी हो या फिर कोई वैसी ही सुनाई हुई कहानी हो, वो हम सबको पसंद है। तो ये जो कहानी होती है, जो केस लॉ होता है, जो कहानी के फॉर्म में होता है, या फिर जो एग्जाम्पल होता है जो कहानी के फॉर्म में होता है, ये क्या करता है, ये हमें कॉन्सेप्ट्स को याद करने में मदद करता है। एग्जाम हॉल में जाके कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हेल्प करती है ये कहानी, तब हेल्प करता है ये एग्जाम्पल, जो कि हमें वापस लेके जाता है कि हमारा एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या था। तो इसीलिए इन कहानियों को, इन केस लॉस को, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं सब्सटैंशिएट करने में अपना आंसर, और इसी से आपका आंसर बनता है स्कोरिंग आंसर और दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट बनता है, और यहीं पे आप एस कर जाते हो, आपका जो स्कोर है वो ऊपर चला जाता है। तो चलो बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। तो जब हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज एक बहुत ही लीगली, बहुत ही सोशली सैंक्शन्ड यूनियन है, दो लोगों का मिलन है। जब हम कहते हैं कि दो लोगों का मिलन है, जो कि हम क्या मानते हैं कि एक मैन है और एक वुमन है, उनका जो मिलन है वो लीगल सैंक्शन देता है, वो सोशल सैंक्शन देता है। सोसाइटी में मैरिजेबल लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी भी विवाहित कपल्स को क्या करती है, सैंक्शन देती है, अप्रूव करती है। तो आपका जो लॉज हैं,
जो रूल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो बिलीव्स हैं, ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है एक शादीशुदा जीवन को, एक विवाहित जीवन को, और आपके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं अपने पार्टनर के प्रति, एंड अकॉर्डिंगली ही क्या होता है आपका, आपके इन राइट्स एंड ड्यूटीज के हिसाब से आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं अपने स्पाउस के प्रति। तो शादी एक बहुत ही ज्यादा लीगली एंड सोशली सैंक्शन्ड यूनियन है ऑफ टू पीपल। अब जो आज हम ऑफेंसेस पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन 493 से 498 तक पर्टेन करते हैं, और ये डील करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग। और क्या आपको देखना है कि आपको ये देखना है 498A, जो कि आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये एक अलग से चैप्टर है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बट ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को ऐड किया गया था इन अमेंडमेंट के द्वारा, चैप्टर नंबर 22A को ऐड किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा। आज के सेशन में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये बात करता है जब कोई भी क्रुएलिटी होती है किसी औरत के ऊपर बाय द हस्बैंड या फिर रिलेटिव्स, तो वहां पे 498A का सेक्शन लगता है। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो या फिर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना चाहते हो, तो 498A की पिटिशंस आपके सामने बहुत आएंगी, आप बहुत ऐसे केस फाइल करोगे अगर आप मैट्रिमोनियल प्रैक्टिस में जाते हो, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम मैरिज लॉज की बात करते हैं, जब हम मैरिज एज ए यूनियन की बात करते हैं, तो और डिफरेंट टाइप्स की जो पिटिशन फाइल होती है वो होती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। डीवी पिटिशन फाइल होती है, जहाँ पे क्या होता है कि जो विक्टिम है, जो फीमेल विक्टिम है, उनको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं डीवी एक्ट के अंदर, जो कि एक स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल इनैक्टमेंट है कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनके साथ क्या ना हो, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये भी एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम बीइंग हैरेस्ड, फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड, फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय वायलेंस, ठीक है। अब क्या देखना है आपको ये देखना है कि जैसे जैसे हमारे डायनामिज्म बढ़ा, जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हुई, वैसे वैसे क्या नजर आया कि जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं हमारी सोसाइटी में, जो एक विवाहित जीवन में रह रही हैं, उनके साथ बहुत ही क्रूअल बिहेवियर हो रहा है, और बहुत सारे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है। इसीलिए जो ऐसे केसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, एंड लेजिस्लेशन को क्या लगा कि इन वुमेन की भी फंडामेंटल राइट्स को, उनके राइट टू लाइफ को, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए इन लॉज को बनाया गया। जैसे जैसे क्रुएलिटी है, क्रुएलिटी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है कि आप किसी पर्सन से डाइवोर्स भी सीख कर सकते हो, अपनी शादी को डिसॉल्व भी कर सकते हो। तो क्रुएलिटी किस फॉर्म में हो सकती है? मेंटल क्रुएलिटी हो सकती है। कोई आपको ताने मारी जा रहा है, कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, तो मेंटल क्रुएलिटी कर रहा है। कोई कह रहा है कि तुम तो बहुत काली हो, वो तो बहुत गोरी है, तुम्हें किसी के साथ कंपेयर करता है, या फिर तुम्हारा कलर ऐसा है, या तुम्हारी बॉडी शेमिंग करता है, तुम मोटी हो वो पतली है, ये भी अपने आप में एक क्रुएलिटी है जो मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। क्रुएलिटी फिजिकल भी हो सकती है, जैसे कि मारपीट करना, थप्पड़ मारना, बेलन से मारना, डंडे से मारना, ये हो गया सब फिजिकल क्रुएलिटी। तो आपको क्या देखना है कि क्रुएलिटी के बहुत सारे अलग फॉर्म्स हैं। ये तो मैंने आपको भी एक दो एग्जांपल्स दिए हैं बस, बट क्रुएलिटी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो अगर कोई भी क्रूअल बिहेवियर कर रहा है, कोई भी क्या कर रहा है, आपके साथ अत्याचार कर रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो नाउ दैट इज पनिशेबल अंडर डिफरेंट एक्ट्स। और आपको क्या देखना है, मैरिज लॉज अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं। अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप लोग क्या देखेंगे कि मैट्रिमोनियल लॉ की प्रैक्टिस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की प्रैक्टिस एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में शादियां हो रही हैं, जैसे जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, वैसे वैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के केसेस में जहां पे सब लोग घर के अंदर बंद थे, एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केसेस बढ़ने लग गए। तो आपको क्या देखना है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है, उसी तरीके से आपको लॉ को भी बनाना है, आपको लॉ को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपके जो ये लोग हैं, जो ये विक्टिम्स हैं, आप इनको जस्टिस प्रोवाइड कर सको और इनके राइट्स एंड ड्यूटीज को आप प्रोटेक्ट कर सको, जो कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। अब जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो 4 सब हेड्स मान लेते हैं। मॉक मैरिजेस, ठीक है, मॉक मैरिजेस का पहला हो गया 493 और 496 हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाइगेमी 494 हम पढ़ेंगे, अडल्ट्री 497,
और क्रिमिनल एलोपमेंट 498। तो ये सब हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, विद एग्जांपल्स एंड विद केस लॉस हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। बट आपको क्या समझना जरूरी है कि जब इस चैप्टर को डिवाइड करा है तो 4 भागों में डिवाइड किया। अब एक फ्लो चार्ट देखते हैं। इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से समझ लो, एक बार डिटेल में आप लोग पूरा का पूरा चैप्टर मेरे साथ कर लो, उसके बाद आप लोग इस फ्लो चार्ट के हेल्प से और आगे आने वाले कुछ फ्लो चार्ट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं थोड़े से कलरफुल फॉर्म में, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरा एंडेवर ये रहता है कि जब हम पेपर में, हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, पेपर में बहुत कुछ आता है और क्वेश्चन जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं डिफरेंट पेन से, डिफरेंट कलर से ये सब बनाती हूँ कि आपकी पिक्चर मेमोरी बन जाए। आपने जो ये फ्लो चार्ट देखा है वो आपकी पिक्चर मेमोरी में सेट हो जाए और आपके पेपर में आपको ये पिक्चर की पिक्चर याद आ जाए और आप पेपर आराम से सॉल्व कर पाए। तो आज के इस चैप्टर 20 में हम बात करेंगे, अगर आप किसी के साथ कोहैबिट करते हो, उसके साथ रहते हो, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, वैवाहिक संबंध बनाते हो डिसीटफुल तरीके से। डिसीटफुल का क्या मतलब हो गया? डिसऑनेस्ट तरीके से। तो 493, अगर आप बाइगेमी करते हो, बाइगेमी का क्या मतलब है कि अगर आपका जो स्पाउस है अगर वो जीवित है और आप उसके जीवित होते होते एक दूसरी शादी परफॉर्म कर लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो? बाइगेमी। बाइगेमी को याद करने का कि सेक्शन 494 बात करता है, मैंने एक अपना तरीका निकाला हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बाइगेमी में 9 बीच में है और 4 आगे है और 4 पीछे है, मतलब एक स्पाउस के होते होते, एक स्पाउस के होते होते एक और बीवी और एक और बीवी। तो ये 9 जो है ये आदमी है और ये दोनों वाइफ है। बाइगेमी दोनों तरीके से हो सकता है, एक बीवी भी बाइगेमी कर सकती है और एक हस्बैंड भी बाइगेमी कर सकता है। 495 कहता है कि अगर आप बाइगेमी कर रहे हो और कंसील कर रहे हो अपनी पहली शादी अपनी दूसरी बीवी के साथ, अपने दूसरे स्पाउस के साथ आप अपनी पहली शादी को कंसील करते हो, तो आप गिल्टी होगे अंडर सेक्शन 495। 496 बात करता है अगर आप मैरिज करते हो विदाउट सेरेमनी। तो अगर हम हिंदू लॉज की बात करें, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट आपको शादी करने के लिए सप्तपति परफॉर्म करना बहुत मैंडेटरी है। सप्तपति क्या हो गया? सप्तपति होता है वो जो 7 फेरे होते हैं, 7 कस्में होती हैं, जो 7 वाउज होते हैं, उनको लेना बहुत जरूरी है। कुछ मैरिज सेरेमनीज होती हैं, उनको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है अगर आप क्या कहते हो कि आपकी एक्चुअली में शादी हो जाए। तो आप शादी करते हो विदाउट परफॉर्मिंग दी सेरेमनीज, तो आप गिल्टी हो गया अंडर 496। अगर आप अडल्ट्री करते हो, अगर आप किसी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में हो अपना स्पाउस के होते हुए, तो 497। और अगर आप किसी मैरिड वुमन को डिटेन करते हो, उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो, तो 498। ये सब कुछ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक फ्लो चार्ट है कि कौन से हम 6 सेक्शन आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि 493, अगर आप किसी भी मैन हो, कोई भी मैन है, अगर वो डिसीटफुल तरीके से मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से किसी वुमन को जो कि लॉफुली मैरिड नहीं है उसको बिलीव कराता है कि वो लॉफुली मैरिड है और उसके साथ कोहैबिट करता है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको सजा हो सकती है। कितनी? उसको सजा हो सकती है 10 साल तक की, या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो 493 में आपने एक्चुअली में सोचो कि मैरिज सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करी, सप्तपति करना था, 7 फेरे लेने थे, आपने 5 फेरे में रोक दिया। अब वो जो लड़की है उसको तो ऐसा लग रहा है कि जी मेरी शादी हो गई, अब ये मेरा लॉफुली वेडेड हस्बैंड है, और वो आपके साथ कोहैबिट करती है, वो आपके साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, और जो भी आप ये कर रहे हो ये डिसीटफुल तरीके से कर रहे हो, डिसऑनेस्ट तरीके से कर रहे हो, मतलब क्या है? आपका मेंजरिया है। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन और आपको सजा हो सकती है 10 साल की प्लस फाइन। अब स्टूडेंट्स इस सेक्शन को मैं डिटेल में भी करूंगी, बट आपको क्या करना है? आपको याद रखने हैं ये फ्लो चार्ट, या तो इनकी पिक्चर ले लो या फिर क्लास नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के इन फ्लो चार्ट्स को याद रख लो, आपका पूरा सेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, 494 कहता है कि कोई भी जिसका हस्बैंड या फिर वाइफ जिंदा है और वो मैरी करता है, तो वो जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड होगी। सेकंड मैरिज विल बी वॉइड। मतलब वॉइड का मतलब क्या हुआ? उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं होगी, नो लीगल, ठीक है, वॉइड अब इनिशियो होगी। और सजा कितनी हो सकती है? 7 years प्लस फाइन की आपको सजा हो सकती है।
ठीक है। अब 493 को जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि आप किसी के साथ कोहैबिट करते हो, आप उसके साथ रहते हो डिसीटफुल तरीके से, और आप उसको क्या विश्वास करा रहे हो कि जी हमारी शादी हो सकती है। तो कोई भी मैन अगर डिसीटफुल तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से किसी वुमन को जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई है बिलीव कराता है कि हमारी शादी हो चुकी है और उसके साथ कोहैबिट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो पनिशेबल होगा अंडर दिस सेक्शन, और आपकी सजा हो सकती है 10 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है। आपको क्या देखना है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहले आप फॉल्स बिलीव कर रहे हो कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारी लॉफुल शादी हो चुकी है। दूसरा, आप कोहैबिट करते हो और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो उस औरत के साथ किसी बिलीफ में। अब जब उस औरत को लग रहा है कि आपकी और उसकी शादी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली वो तो ये सोचेगी कि ये मेरा लॉफुली वेडेड हस्बैंड है और वो आपके साथ कोहैबिट करेगी, वो आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी। तो आप उसको एक डिसऑनेस्ट तरीके से कर रहे हो, आप मेंस रिया के साथ, गिल्टी माइंड के साथ उसके साथ ये कर रहे हो, तो यू विल बी गिल्टी अंडर 493। इन अदर वर्ड्स, ये क्या पनिश करता है, ये सिर्फ एक मैन को पनिश करता है जो कि एक वुमन की बॉडी को ऑब्टेन करता है, उसको फॉल्स अश्योरेंस देके, उसको मिसरिप्रेजेंट करके एक वुमन की बॉडी को ऑब्टेन करता है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट यू विल बी गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो बेसिकली एसेंस क्या है इस सेक्शन का, मेन एसेंस क्या है कि आप डिसेप्शन कर रहे हो, आप डिसीव कर रहे हो, आप डिसऑनेस्टली कर रहे हो, और आप उस बंदी को ये फील कराते हो कि वो आपसे लॉफुली मैरिड है और इसीलिए वो आपके साथ कोहैबिट करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है। तो बेसिकली आप उसको धोखा दे रहे हो, आप उसको डिसेप्शन कर रहे हो, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो। ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 17, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अलोंग विद एक लैंडमार्क जजमेंट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, सरला मुद्गल केस, क्या बोला गया, आपको इन सबको साथ में पढ़ना है जब आप 494 पढ़ रहे हो। ठीक है। तो अब हमने 493 पढ़ लिया, अब हम 494 की जब बात करते हैं तो आपको इन सब चीजों को साथ में पढ़ना है जब हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइगेमी की बात कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल्स लेट डाउन करते हैं अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सोलमनाइजिंग सेकेंड मैरिज। तो अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी विवाहित हो, आपकी शादी है, बट आप दूसरी शादी करते हो, तो कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन है सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन है जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या प्रिंसिपल लेट डाउन है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो सोलमनाइजेशन ऑफ सेकेंड मैरिज बाय कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम, तो आपकी जो फर्स्ट मैरिज है वो डिसॉल्व नहीं हुई है, तो भी यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ठीक है। सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी प्रोवाइड करता है। और आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि हम लोग जब भी हम आईपीसी पढ़ते हैं, हम उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, आपको उसको पढ़ना होता है आपके डिफरेंट लॉज के साथ। तो सेक्शन 108 की जब हम बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ आप पढ़ोगे, तो ये क्या कहता है, अगर किसी भी, इफ अ मैन हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years, तो आप उसको प्रिज्यूम कर लोगे कि वो डेड है। ठीक है। 108 इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है। जब हम इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं, उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, उसको इंटरलिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस के साथ पढ़ना है। तो हमारे लिए जब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 494 पढ़ेंगे, अभी हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी देखेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब जो ये वर्डिक्ट है, ये जो सरला मुद्गल का वर्डिक्ट है, वो बात करता है और डिस्कस करता है हमारे इश्यू ऑफ बाइगेमी के बारे में, और बात करता है conflict between the personal laws regarding marriage and invoke करता है आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां पे क्या डिस्कस किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना इतना जरूरी है क्योंकि जब डिफरेंट कस्टम्स है, डिफरेंट कस्टमरी लॉज हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली में आपका दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 44 है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो ये जो लैंडमार्क डिसीजन है हमारा सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हाईलाइट करता है कि आपको बहुत जरूरत है कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। तो 494 एक बार समझ लेते हैं और फिर पढ़ते हैं सरला मुद्गल का केस। तो अगर आप किसी भी हस्बैंड या वाइफ के जीवित होते हुए जीते जी दूसरी शादी कर लेते हो, तो कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो और उसका जो शादी है, उसका जो पार्टनर है वो जीवित है,
और आप दूसरी शादी कर लेते हो वो वॉइड होगी, क्योंकि आप कर रहे हो ये दूसरी शादी इन द सब्सटेनेंस ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सच हस्बैंड या वाइफ, और आपको सजा हो सकती है 7 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या? अगर वाइफ और हस्बैंड है और हस्बैंड जो है दूसरी शादी कर लेता है, तो अगर तो जो आपकी फर्स्ट मैरिज है, अगर फर्स्ट मैरिज जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाए, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपकी फर्स्ट मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो जाए, तो अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो बाइगेमी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट मैरिज है उसमें सप्तपदी नहीं हुई थी, तो क्या डिक्लेयर हो गई? वो वॉइड डिक्लेयर हो गई, तो जो उसने दूसरी शादी करी वो बाइगेमी नहीं मानी जाएगी। प्रिजम्पशन मानी जाती है एक सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की, कि अगर कोई बंदा 7 साल से मिसिंग है और जिस पर्सन को उसके वेयरअबाउट्स के बारे में पता होना चाहिए था उन्होंने उसकी कोई खबर नहीं सुनी है, तो हम उसको प्रिज्यूम करते हैं कि वो डेड है, अनटिल अनलेस वो आके ये चीज प्रूव करे कि जी मैं डेड नहीं हूँ। ये एक प्रिजम्पशन भी दी गई है बाइगेमी के केस में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक स्पाउस 7 साल तक अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, अब क्या हुआ कि पार्टनर तो आया नहीं, तो लगता है कि जी तो प्रिज्यूम डेड है। अब 8वें साल में जाके जब उसने दूसरी शादी कर ली, तो क्या हुआ? वो पार्टनर जाग के आ गया, भूत बन के आ गया उसके सामने कि मैं तो जीवित हूँ, तुमने दूसरी शादी क्या कर ली। तो ऐसे केस में क्या होगा? आप क्या बोलोगे कि हमने तो 108 इंडियन एविडेंस के एक्ट के हिसाब से प्रिज्यूम कर लिया था कि आप डेड हो, और इसीलिए ये दूसरी शादी जो है ये बाइगेमियस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है कि ये वाला जो सेक्शन है ये एक्सटेंड नहीं करता, डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन जिसकी शादी हस्बैंड और वाइफ की जो शादी है उसको कोर्ट ने ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, या फिर अगर आप टू नॉट टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ। तो बेसिकली अगर कोर्ट के द्वारा ही आपकी शादी, पहली शादी को वॉइड डिक्लेयर करा जा रहा है, वॉइड अब इश्यू है, उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपकी जो दूसरी शादी है वो भी वॉइड होगी। ठीक है, अब बाइगेमी जो है अंडर इंग्लिश लॉ इसको बाइगेमी माना जाता है, 494 को बाइगेमी माना जाता है। ये जो सेक्शन है ये अप्लाई करता है हिंदूज के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, पारसीज के ऊपर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट ये मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता। इट अप्लाइज ओनली टू फीमेल्स एज मुस्लिम पर्सनल लॉ, मेल्स आर अलाउड इन बाइगेमी बट नॉट वुमेन। तो बेसिकली ये जो लॉ है ये हिंदू, क्रिश्चियंस और पारसीज के ऊपर तो अप्लाई करता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बट जब हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स को, मुस्लिम मेल को 4 बीवियां रखनी अलाउड है एज पर देयर पर्सनल लॉज, बट मुस्लिम फीमेल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो लॉ है बाइगेमी का ये मुस्लिम फीमेल्स के ऊपर अप्लाई करता है पर मुस्लिम मेल्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाइगेमी जो होती है क्या होती है? एक कंडीशन है जहाँ पे आपके पास 2 बीवियां हैं या 2 हस्बैंड है सेम टाइम के ऊपर। सेकंड मैरिज अगर आप करते हो जब आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो सेकंड मैरिज को हम वॉइड मानेंगे और उसको अनाल करा देंगे, और क्या बोला जाएगा कि जो आपकी सेकंड मैरिज है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। बट अगर आपकी जो फर्स्ट मैरिज है, फर्स्ट मैरिज अपने आप में वॉइड है, तब हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी सेकंड मैरिज भी वॉइड हो जाएगी, तब वो सेकंड मैरिज वैलिड मानी जाएगी। बाइगेमी नोइंगली हो सकती है या अननोइंगली हो सकती है। तो अगर ये नोइंगली हो रही है तो पर्सन को हम गिल्टी ठहराएंगे, बट इट इज सेल्डम प्रोसिक्यूटेड अनलेस इट इज पार्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट स्कीम टू गेट अनदर्स प्रॉपर्टी या फिर सम अदर फेलनी। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अगर बाइगेमी एक्सीडेंटली होती है या फिर मिस्टेक के साथ होती है। अगर ये बाइगेमी का जो ऑफेंस है, सेक्शन 494 का जो ऑफेंस है, वो अननोइंगली होता है, एक्सीडेंटली होता है। सपोजिटली जब आपका प्रीवियस डाइवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ था कुछ टेक्निकलिटी के कारण, कुछ टेक्निकल एरर के कारण, और आपको नहीं पता था कि वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, या फिर आपने अपने फर्स्ट स्पाउस को डेड मान लिया था, प्रिज्यूम डेड अंडर सेक्शन 108, तो जो सेकंड रीमैरिज है वो उसको बाइगेमियस नहीं माना जाएगा। अब सपोजिटली सोचो कि आपकी जो पहली शादी है वो डिसॉल्व हो गई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, बट बाद में पता चला कि वो कोर्ट के ऑर्डर में कुछ टेक्निकल एरर था एंड वो डिसॉल्व नहीं हुई, बट आपने दूसरी शादी कर ली, तो हम आपको गिल्टी नहीं ठहराएंगे। सिमिलरली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 8 साल तक एक बीवी ने अपने पति का वेट किया, 9वें साल में जाके उसने दूसरी शादी कर ली। अब 9वें साल में ये जो पति देव है ये प्रकट हो गए और इन्होंने बोला जी मैं तो जीवित हूँ, आपने दूसरी शादी कैसे कर ली, तो इसमें आपको पनिशेबल नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि ये अंडर मिस्टेक है या एक्सीडेंटली है। ठीक है, तो क्या जरूरी है, इट इज नॉट नेसेसरली कि एक डिफेंस होना चाहिए ऑफ चार्ज ऑफ बाइगेमी दैट ऑफेंडिंग पार्टी एक्चुअली बिलीव्ड इन गुड फेथ कि उसका डाइवोर्स हो चुका है या फिर उसकी प्रीवियस मैरिज जो है वो लॉफुल नहीं है।
ऑफेंस ऑफ बाइगेमी जो है अपने आप में एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल है और इसको फर्स्ट क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। इसकी जो एक्सेप्शन दी गई है क्या है, मुस्लिम मेल्स इसके एक्सेप्शन में है, बट मुस्लिम फीमेल्स बाइगेमी के लिए लाइबल हो सकती हैं। ठीक है, अब मुस्लिम पर्सनल लॉज जो है वो इंसिस्ट करते हैं मोनोगैमी के लिए फॉर फीमेल्स। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि फीमेल्स का तो एक ही स्पाउस हो सकता है, बट मुस्लिम्स की जब बात करें तो मुस्लिम्स के लिए वो 4 बीवियों को अलाउ करते हैं। हाउएवर अगर एक मुस्लिम मैन मैरीज अंडर अ स्पेशल मैरिज एक्ट एंड नॉट अंडर द मुस्लिम लॉ, वो भी गिल्टी होगा अंडर बाइगेमी। तो अब क्या समझने की बात है कि जो मुस्लिम मैन है उसको हमारा मुस्लिम लॉ प्रोटेक्ट करता है और बोलता है कि आप 4 शादी कर सकते हो। बट अगर वो मुस्लिम मैन जो है वो किसी और रिलीजन की लड़की के साथ शादी करता है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं 4 शादियां कर सकता हूँ। अब क्योंकि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के परव्यू में आ गया, तो अब इस बंदे के ऊपर भी लगेगा 494 अगर ये दूसरी शादी करेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक केस कर लेते हैं, एस राधिका समीना वर्सेस एसएचओ हबीना नगर पुलिस स्टेशन। If such a husband or wife at the time of a subsequent marriage shall have continually absent from such a person for the space of 7 years, तो बेसिकली दूसरी शादी के लिए जो ये बंदा है ये 7 साल के लिए मिसिंग था, एंड shall not have been heard by such people जो यूजुअली उनके बारे में सुनते या फिर यूजुअली उनको देखते, तो क्या माना जाएगा that such marriage take place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same is within his or her knowledge। तो बेसिकली सेक्शन 108 आपको ध्यान रखना है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि अगर किसी बंदे के बारे में आपने नहीं सुना 7 साल के लिए और जहां पे वो अक्सर जाता था वहां पे वो देखा नहीं जा रहा, जिन लोगों से वो अक्सर बातें करता था उन लोगों से वो बातें नहीं कर रहा, तो क्या माना जाएगा कि ये बंदा प्रिज्यूम डेड है, और अगर आप दूसरी शादी करते हो तो आप लायबल नहीं होगे। ठीक है, अब क्या देखना है कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अक्यूज जो है उसकी पहली शादी वैलिड होनी चाहिए। सेकेंड शादी जो है वाइल द फर्स्ट मैरिज एक्चुअली में वैलिड थी, सेकेंड शादी उसने कर ली, और बोथ द मैरिजेस मस्ट बी वैलिड। What is important to keep in mind is that not only the first but the second marriage must also be valid marriage in accordance with Hindu Marriage Act। तो अगर वो बंदा जो सेकेंड मैरिज करता है उसमें वो सप्तपदी नहीं करता तो वो तो शादी ऑलरेडी वैलिड है ही नहीं, उसका तो कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। अब आपको अगर दूसरी शादी को वॉइड डिक्लेयर करना है, आपको बोलना है कि ये बाइगेमियस मैरिज है, बट बाइगेमियस मैरिज होने से पहले उसको वैलिड मैरिज होना जरूरी है। तो बेसिकली जब तक उसके वैलिड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ही पूरे नहीं होते आप उसको बाइगेमियस मैरिज नहीं बोल पाओगे। तो ये आपके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट क्या एग्जेम्पशन दी गई है, कोई भी बंदा अगर शादी करता है जब उसके डिक्लेयर कर दी गई है पहली शादी वॉइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, या फिर उसने अपने स्पाउस के बारे में नहीं सुना है 7 साल के लिए कि वो जिंदा है, तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो डेड है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे हमारा लैंडमार्क जजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कुछ फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि पिटिशन फाइल करी गई इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सरला मुदगल जो थी वो प्रेसिडेंट थी एक एनजीओ की नेम्ड कल्याणी, जिनका काम क्या था कि वो वुमेन जो कि डिस्ट्रेस में होती थी, परेशान वुमेन को हेल्प करती थी। मीना माथुर जिनकी शादी हुई थी जितेंद्र माथुर से 1978 में, उन्होंने क्या देखा कि उनका जो हस्बैंड है जितेंद्र माथुर, उन्होंने एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी, सुनीता नरूला, जिसका नाम था सुनीता नरूला अलियास फातिमा। पिटिशनर ने ये भी देखा कि बोथ जितेंद्र माथुर और फातिमा ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था बिफोर देयर मैरिज। फातिमा ने ये बोला कि द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देमसेल्व्स टू इस्लाम एंड अडॉप्टिंग द मुस्लिम रिलीजन इज टू मैरी ईच अदर, एंड इसीलिए जो प्रोविजन है सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो इश्यू आया सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि लोग क्या करते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन कर लेते हैं जिससे कि वो दूसरे औरतों के साथ शादी कर पाए विदाउट डिसॉल्विंग देयर प्रायर मैरिज। तो बेसिकली क्योंकि हिंदू लॉ में आपको एक से ज्यादा बीवी रखना अलाउड नहीं है, लोग क्या करते हैं, लोग दूसरी शादी कर लेते हैं अपनी सेकेंड मैरिज से प्रायर कि वो लोग क्या कर पाए, वो लोग दूसरी शादी आराम से कर पाए। तो काफी सारे इश्यूज रेस करे गए कोर्ट में कि जो ये एक्ट है जहाँ पे आप अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे हो कि आप दूसरी शादी कर पाओ, ये अपने आप में एक इमोरल एक्ट है और आप क्या कर रहे हो, अपने पहले पार्टनर को डिजर्ट कर रहे हो। और जो ये फ्रीडम दी गई है रिलीजन के अंदर, जो फ्रीडम दी गई है
इस्लाम के अंदर, और जो हमारी कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है, तो आप इसका फायदा उठा रहे हो एंड यू एडवांटेज उठा रहे हो जस्ट टू सेटिस्फाई योर ओन लस्ट फॉर डूइंग अ सेकंड मैरिज। तो क्या इश्यूज आए कि कैन अ हिंदू मैन सोलमनाइज हिज सेकंड मैरिज बाय कन्वर्टिंग हिमसेल्फ टू इस्लाम विदाउट डिसॉल्विंग हिज फर्स्ट मैरिज? क्या वो अपनी दूसरी शादी कर सकता है इस्लाम में कन्वर्ट करके और पहली शादी को डिसॉल्व ना करे? क्या ये जो मैरिज है ये वैलिड मैरिज होगी विदाउट डिसॉल्विंग द फर्स्ट मैरिज? वेदर द अपोजिट हस्बैंड वुड बी लायबल अंडर 494 या फिर नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को एनालाइज करते हुए क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारा गार्डियन माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने क्या बोला, एक सिविलाइज सोसाइटी का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो क्या है, मैरिज। अगर एक रिलेशनशिप मैरिज का फॉर्म होता है वो दोनों पार्टीज को बाइंड करता है, उनके कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं एक दूसरे की तरफ। जहाँ पे हमारे हिंदूज के लिए मोनोगेमी का ही लॉ है, बेसिकली एक ही पति पत्नी रखने का, वहां पे जो मुस्लिम्स हैं उनको, मुस्लिम मैन को 4 बीवियां रखने का अलाउड है एज पर द शरीयत लॉ। तो हिंदू मैन अगर अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू इस्लाम टू डू हिज सेकंड मैरिज विदाउट डिसॉल्विंग द फर्स्ट मैरिज, और जो उसकी फर्स्ट मैरिज के हिसाब से लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उससे एस्केप करता है, तो एंड एस्केप फ्रॉम द लाइबिलिटी व्हिच वर इम्पोज्ड अपॉन हिम अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। और क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये सेकंड मैरिज है ये अपने आप में क्या होगी, ये अपने आप में इलीगल होगी, वॉइड होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक और जजमेंट, नंदी अलियास जैनाब वर्सेस क्राउन। तो जो वाइफ है, वाइफ ऑफ द कंप्लेनेंट है, उनका नाम है नंदी, जिन्होंने अपना नाम और अपना रिलीजन चेंज कर लिया था मुस्लिम में, ठीक है, इस्लाम में। कन्वर्जन जो था उसका क्या था, कन्वर्जन वाज इंटेंडेड टू सर्कमवेंट द प्रोविजन ऑफ आईपीसी। उनका बेसिकली फोकस क्या था कि वो अपनी सेकंड मैरिज करना चाहती थी एंड इसीलिए इस 494 के प्रोविजन से, आईपीसी के प्रोविजन से वो बचना चाहती थी एंड इसीलिए उन्होंने जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो नंदी बन गई जैनब। ठीक है, तो क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप कन्वर्ट करते हो फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, दैट डज नॉट ipso facto dissolve the marriage. A marriage can only cease to exist by the decree of court. कन्विक्ट किया जाएगा आपको 494 के अंदर। तो बेसिकली अगर आप सरला मुद्गल वाला केस का वर्डिक्ट ध्यान में रखो कि अगर आप अपने आप को कन्वर्ट भी कर लेते हो कि आप क्या कर पाओ, दूसरी शादी कर पाओ, तो अपने आप में ये कन्वर्जन आपकी पहली शादी को तो डिसॉल्व कर नहीं रहा, और जब ये कन्वर्जन पहली शादी को डिसॉल्व नहीं कर रहा और आप दूसरी शादी कर रहे हो, तो यू विल बी हिट फॉर 494 और आप 494 के अंदर पनिशेबल होगे। अब पढ़ते हैं हमारा दूसरा सेक्शन जो है 495। अगर कोई भी बाइगेमी करता है, कोई भी दूसरी शादी करता है और अपने जो सेकंड पार्टनर है उसको इन्फॉर्म नहीं करता कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, तो सजा हो सकती है 10 साल तक की प्लस फाइन। 496 बात करता है कि कोई भी अगर डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ शादी करता है, मैरिज सेरेमनी करता है और जानता है कि ये जो शादी की सेरेमनी है ये लॉफुल नहीं है, ये लॉफुली मैरिड नहीं है, तो उनको सजा हो सकती है 7 साल तक की प्लस फाइन। तो एक बार इन सेक्शंस को डिटेल में कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हमने 494 में पढ़ा वही सेम चीज हो रही है, बट आप ये बात को छुपा रहे हो अपने सेकेंड स्पाउस से, अपने सेकेंड स्पाउस से आप ये छुपा रहे हो कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, तो आपको सजा हो सकती है 10 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जो ये ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर सकता है। ठीक है, अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि आपकी ऑलरेडी शादी हुई होनी चाहिए, जो शादी थी वो लीगल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। आपने अपने एक स्पाउस के होते होते दूसरी शादी कर ली और आपने क्या किया, आपने जब मैरी करा सेकंड टाइम तो आपने ये बात अपने सेकंड स्पाउस से छुपाई कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा। तो बेसिकली 494 वाले एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्लस पॉइंट नंबर 5। ठीक है, तो अगर आप दूसरी शादी करते हुए अपने स्पाउस को नहीं बताते हो कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, तो आपके अंदर 495 लग जाएगा। तो अब एक केस करते हैं गोदी। ठीक है, तो एक माइनर गर्ल जो है उनको रीमैरी करा गया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हर हस्बैंड।
जो मैरिज थी वो अरेंज करी गई थी बाय वन ऑफ हर पेरेंट्स एंड ऑल्सो इट वॉज हेल्ड दैट शी हैड नॉट द अटेन्ड ऑफ मेजर। तो बेसिकली वो माइनर थी और उनको नहीं पता था कि नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं उनके कंडक्ट के, और क्या ये एक्चुअली में उनकी सेकंड मैरिज कराई जा रही है। तो क्या बोला गया कि इस लड़की को हम लाइबल नहीं ठहराएंगे अंडर 494 या 495, क्योंकि शी वाज वन अ माइनर एंड सेकंड शी वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट व्हिच शी वाज डूइंग। ठीक है, अब 496 पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मैरिज सेरेमनी करा रहे हो किसी के साथ फ्रॉडुलेंटली विदाउट एक्चुअली में लॉफुल मैरिज करे, तो आपकी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है, वो फ्रॉडुलेंट है। आप किसी को शादी की सेरेमनीज करा रहे हो जब आपको पता है कि ये लॉफुल मैरिज नहीं है, आप उसको ये बिलीव करा रहे हो कि ये लॉफुल मैरिज है। जैसे जो 493 में हमने पढ़ा था कि आप उस औरत को ये बिलीव कराते हो कि वो आपकी लॉफुली वेडेड वाइफ है, जबकि आपको पता है कि वो आपकी लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं है। सिमिलरली 496 में आपको पता है कि ये लॉफुल शादी नहीं है, बट आप उसको बिलीव कराते हो कि ये लॉफुल शादी है, तो आपको सजा हो सकती है 7 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बहुत बार आप लोग अपने लॉ करियर में देखोगे कि लोग कहते हैं हमने एफिडेविट पे साइन करके शादी कर ली, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने वकील साहब के चेंबर में जाके शादी कर ली। जस्ट टू टेल यू, ये कोई शादी वैलिड नहीं है। आर्य समाज की शादी वैलिड है। जब आर्य समाज के मंदिर में जाके आप शादी करते हो और आर्य समाज का मंदिर सर्टिफिकेट देता है, वो एक शादी वैलिड है, बट वकील के चेंबर में जाके शादी करना वैलिड नहीं है। अब आपको ये बात पता है कि एक एफिडेविट पे साइन करना, एक वकील के चेंबर में जाके मैरिज करना वैलिड नहीं है, बट आप ये चीज कर रहे हो, तो आप कर रहे हो 496 के अंदर एक ऑफेंस। तो बेसिकली जो ये वाली शादियां होती हैं जहाँ पे आपको पता है कि लीगली वैलिड नहीं है, लीगली परफॉर्म नहीं है, जो लीगल उसके स्टेप्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, बट फिर भी आप सामने वाले को ये बिलीव कर रहे हो कि ये एक लॉफुल वैलिड मैरिज है, तो हम इनको मॉक मैरिजेस भी कहते हैं, ये टर्म भी बोला जाता है। इनमें क्या होता है, बेसिकली आप पनिश करते हो किसी को भी फ्रॉडुलेंट शादी के लिए, मॉक मैरिजेस के लिए, जब वो कोई एक वैलिड शादी नहीं है और सामने वाला आपको ये बिलीव करा रहा है कि ये वैलिड शादी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये अपने आप में एक मॉक मैरिज है एंड यू विल बी पनिशेबल अंडर दिस। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि सबसे पहले अक्यूज जो है वो कुछ शादी की सेरेमनीज परफॉर्म करता है। जो ये शादी की सेरेमनीज परफॉर्म हो रही हैं वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती एक लॉफुल शादी। तो बेसिकली जब बोला गया है हिंदू मैरिज के हिसाब से कि आपको 7 फेरे लेने हैं, आप 4 फेरों के बाद रुक जाते हो, तो ये जो है ये एक लॉफुल मैरिज नहीं है। अक्यूज जो है उसको ये बात पता है कि ये जो शादी है ये लॉफुल मैरिज नहीं है, और वो डिसऑनेस्टली, मिलिशियसली, इंटेंशनली आपको डिफ्रॉड करता है, तो ही विल बी लायबल अंडर सेक्शन 496। अब 493 और 496 के बीच में क्या डिफरेंस है? 493 में बेसिकली डिसेप्शन हो रही है बाय अ मैन ऑन अ वुमन कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके उसके साथ इस डिसेप्शन के द्वारा और उसको बिलीव करा सके कि वो उसका लॉफुली वेडेड हस्बैंड है। 496 के अंदर यहाँ पे कोई डिसेप्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोहैबिटेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप एक ऐसी शादी परफॉर्म कर रहे हो जो आपको पता है कि लॉफुल शादी नहीं है। ठीक है, अब 496 के अंदर क्या जरूरी है कि वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज हैव मिसयूज्ड मैरिज सेरेमनी का कॉन्सेप्ट डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडुलेंटली। 493 में जो भी ऑफेंस हो रहा है मेल के द्वारा ही होना चाहिए, जबकि 496 में इट कैन बी ईदर बाय अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। अब हमें पढ़ना है एक सेक्शन एडल्ट्री। 497 बात करता है एडल्ट्री के बारे में। आपको क्या समझना जरूरी है कि इसको अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब ये अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, बट अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है फॉर डाइवोर्स। अब क्या होता है जब हम बात करते हैं डाउरी डेथ की, तो क्या पढ़ते हैं 304 भी हम लोग पढ़ के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोविजन का है टू प्रिवेंट डाउरी मेनेस, और क्या बोला गया कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहां पे जो कंप्लेंट्स हैं वो गुड फेथ में फाइल नहीं होती हैं और फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती हैं, एडल्ट्री के लिए भी या फिर डाउरी डेथ के लिए भी। ठीक है, तो कई बार आपको क्या देखना है कि अगर आप कोई भी अनवांटेड मीडिया कवरेज चाहते हो, कोई भी अनफेवरेबल चीज चाहते हो या फिर मिजरी ऐड करना चाहते हो, 243rd अमेंडमेंट लॉ कमीशन रिपोर्ट के बाद 1 अगस्त 2012 में क्या देखा गया कि मिसयूज हो रहा है ये लॉ का ग्राउंड, not on a ground to remove the provision from its efficacy since what it is involved is a larger societal interest। ये देखा गया कि बहुत ज्यादा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मिसयूज किया जा रहा है, एंड इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप एक केसेस को इवैल्यूएट करते हो।
अब हम एक बात करते हैं अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर एक पर्टिकुलर रेफरेंस ली जाए सेक्शन 498A की, जहां पे क्रुएलिटी की बात हो रही है, तो आपको अरेस्ट नहीं करना है इमीडिएटली जब ये ऑफेंस रिमोट हो रहा है, जब तक ये जो है आपको ऐसा नहीं लगता कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अरेस्ट। और क्या बोला गया, जो ये ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और ये भी बोला कि क्रिस्प गाइडलाइंस हम ले डाउन कर रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करनी है जब उनको करना है अरेस्ट 498A के केस में। तो जब हम 497 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम एडल्ट्री पढ़ रहे हैं जिसको आप डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उसी के साथ आपको क्या देखना है, आपको क्रुएलिटी भी देखना है। क्रुएलिटी का जो एक सेक्शन होता है 498A, जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 20A के अंदर है। तो अनिश कुमार की जजमेंट 498A के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट मैंने यहाँ तो रखी ही है, बट जब मैं वो पढ़ाऊंगी आपको तब भी मैं इस जजमेंट के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगी, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इस जजमेंट को बस एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, बट इस जजमेंट को हम डिटेल में 498A के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम एडल्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि 497 को अब स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन से केस के द्वारा? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कि कौन से केस ने एडल्ट्री के ऑफेंस को अब स्ट्रक डाउन कर दिया है, बट ये अभी भी एक वैलिड ग्राउंड है फॉर द डाइवोर्स। अब एक बार समझ लेते हैं कि एडल्ट्री होता क्या है। तो कोई भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद अ पर्सन हु इज एंड whom he knows या फिर रीजन टू बिलीव टू बी वाइफ ऑफ अनदर मैन without consent of that person, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery। अब क्या समझना है, अगर कोई भी बंदा किसी और की बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, फोर्सफुली नहीं कर रहा, वो बीवी खुद से कंसेंट करिए क्योंकि ये रेप नहीं है, और उस बंदे की परमिशन के बिना कर रहा है, उसको नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है कि ये किसी और की बीवी है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उस बीवी के कंसेंट के साथ कर रहा है, तो इस हस्बैंड को हम पनिश करेंगे फॉर एडल्ट्री, जो कि आपको सजा हो सकती है 5 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। क्या ध्यान रखना है, जोसेफ शाइन के केस के बाद इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस केस में वाइफ जो है उसको पनिश नहीं करते थे एज एन अबेटर भी, ठीक है। तो बुंदनसा वर्सेस फातिमा का एक केस है, वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हुआ, एक हिंदू वुमन जो है फ्रॉडुलेंटली मैरी कर लेती है एक मुस्लिम मैन को आफ्टर कन्वर्टिंग हर फेथ टू इस्लाम। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला, जो कन्वर्जन हुआ है हिंदू वुमन का मुस्लिम फेथ में, वो इप्सो फैक्टो डिसॉल्व नहीं करता उनकी पहली शादी, और मद्रास हाईकोर्ट ने उनको पनिश किया, अक्यूज्ड को पनिश किया फॉर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री अंडर 497। यहाँ पे बाइगेमी का सेक्शन भी लगना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 497 अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि इंटरकोर्स होना चाहिए बाय द वाइफ ऑफ अनदर मैन, किसी और की बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, नॉलेज है कि वो किसी और की बीवी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हो रहा है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड हो रहा है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं है, तो मतलब ये उसकी बीवी की परमिशन के साथ है, ये उसकी बीवी की रजामंदी के साथ हो रहा है, तो ये 497 के अंदर आप पनिशेबल हो। अब हमें पढ़ना है 498। तो 498 क्या कहता है कि कोई भी अगर टेक करता है या इंटाइज करता है, टेक हमने जब किडनैपिंग पढ़ा था याद होगा, फिजिकल हो सकता है, फोर्सफुली या विदाउट फोर्सफुली हो सकता है, इंटाइज हो गया अल्योर करना, और उसको रीजन टू बिलीव है, नॉलेज है कि वो किसी और की बीवी है, और मेंसरिया क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, उसको छुपाना चाहता है या डिटेन करना चाहता है, तो वो ऑफेंस कर रहा है अंडर सेक्शन 498। इसकी सजा हो सकती है 2 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कोई भी इंटाइज कर रहा है, ये टेक अवे कर रहा है, डिटेन कर रहा है क्रिमिनल इंटेंट के साथ किसी मैरिड वुमन को, तो टेक करता है या इंटाइज करता है किसी की भी बीवी को जिसको वो पता है, नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि किसी और की बीवी है, उस बंदे से लेके जाता है, और क्या ध्यान है, दिमाग में है कि मैं इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता हूँ या इसको डिटेन करना चाहता हूँ इलीगली, तो 498 के अंदर वो ऑफेंस कर रहा है। इंटेंशन क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, या फिर उसको छुपाने की, या फिर उसको डिटेन करने की, तो ये है आपका गिल्टी माइंड, ओके। 498 में आपको जो सजा है वो है 2 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसको क्रिमिनल एलोपमेंट भी कहते हैं। क्रिमिनल एलोपमेंट का क्या मतलब है, डिपार्चर हो रहा है एक मैरिड वुमन का उसके हस्बैंड के साथ से
एंड ड्वेलिंग विद एन अडल्टरर, किसी और आदमी के साथ हो रहा है तो इसको क्रिमिनल इलोपमेंट भी कहा जाता है। ये एक दूसरा वर्ड है इसके लिए। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आप टेक अवे कर रहे हो या फिर आप इंटाइस कर रहे हो, उसको अल्योर कर रहे हो कि वो आपके पास खुद से आए, और आप उसको कंसील करना चाहते हो, डिटेन करना चाहते हो, और आपको पता है कि वो किसी और की बीवी है, और आप किससे करना चाहते हो, उसके हस्बैंड से या फिर कोई भी बंदा जो उसका गार्डियन है उससे कर रहे हो, और आपको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि वो किसी और की वाइफ है, और आप जो भी कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, टेकिंग के लिए कर रहे हो, कंसीलमेंट के लिए कर रहे हो, डिटेनिंग के लिए कर रहे हो, जिससे कि आप उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स कर सको, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सको, तो यू विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 498। जो ये सेक्शन है ये पनिश करता है अगर कोई भी उसको टेक अवे करता है या इंटाइस करता है। मेन लोकस जो है बेसिकली ये रिवॉल्व क्या कर रहा है, इज टेकिंग द वाइफ ऑफ अ हस्बैंड फ्रॉम हिज कस्टडी। It does not have to be forceful. Taking can be with force also, without force also. तो ये जो बेसिकली सेक्शन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हस्बैंड्स को, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर है कि ये जो बीवी होनी चाहिए ये एक मैरिड वुमन होनी चाहिए, तभी ये सेक्शन आएगा। ठीक है, अब जो इम्प्रिजनमेंट्स है इसका मैंने एक आपके लिए चार्ट बनाया है। वो इम्प्रिजनमेंट्स ऐसे हैं, ये सारे सेक्शन जो हमने करे आज, तो ये चार्ट ऐसे है। 493 में पनिशमेंट है 10 साल तक की, 494 में 7 साल तक की, 495 में 10 साल तक की, 496 में 7 साल तक की, 497 में 5 साल तक की। ये तो अब डीक्रिमिनलाइज हो गया है। 498 में 2 साल तक की। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों लिखे गए हैं, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ वो भी लिखा गया है। तो क्या समझना है, अगर आपने वो चार्ट जो कि मेरे हैंड रिटन है कलर के साथ, अगर उनको पढ़ लो और उसके बाद ये चार्ट पढ़ लो तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, सो दैट जो भी हमने क्लास में पढ़ा है हमें समझ आ जाए। 493 में आप किसी के साथ कोहैबिट करते हो या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, डिसीटफुली करते हो, बिलीफ में कि वो लॉफुली मैरिड है आपसे। 494 में बाइगेमी करते हो, स्पाउस के जिंदा होते होते दूसरी शादी करते हो। 495 में आप क्या कर रहे हो, आप बाइगेमी कर रहे हो और एंड सेकेंड स्पाउस अनअवेयर अबाउट फर्स्ट मैरिज। 496 में आप फ्रॉडुलेंट तरीके से मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करते हो। 497 में अडल्ट्री होती है जो कि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी है। कौन से केस के बाद, जोसेफ स्टाइन के केस के बाद। 498 में आप इंटाइस कर रहे हो या टेक अवे कर रहे हो किसी की लॉफुली वेडेड बीवी, किसी की वाइफ को, जिससे कि आप उसको डिटेन कर सको, कंसील कर सको या फिर इलिसिट इंटरकोर्स कर सको। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। तो हमने आज ये सब कुछ पढ़ा। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट केसेस देखे, सरला मुद्गल का केस देखा, जोसेफ स्टाइन के बारे में पढ़ा, ठीक है, नंदनी वाला केस देखा। तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि अगर आप अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हो जस्ट बिकॉज आप दूसरी शादी करना चाहते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप लोगों को ये चैप्टर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो पनिशमेंट्स वाली टेबल और वो फ्लो चार्ट्स को बस अपने पास प्रिंट आउट लेके रख लो अपने सामने, एक बार लेक्चर अच्छे से सुन लो, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। आप लोग PW की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाके लॉ सिलेक्ट कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट कर सकते हैं, और वहां जाके आप IPC जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेंगे मेरे क्लास नोट्स, लेक्चर्स और डेली प्रैक्टिस पेपर्स। आप ये सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोग अपने जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है उसको अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा जब चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलते रहेंगे सारे अपडेट्स की, क्लासेस कब कब आ रही हैं, कौन सी क्लासेस आ रही हैं और क्या डिफरेंट चीजें लेके आ रहा है लॉ वाला आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा आया हो।
कल के लेक्चर से मैं शुरू करूंगी चैप्टर नंबर 17 जो कि प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। पहले हम लोग बात करेंगे थेफ्ट के बारे में, फिर एक्सटॉर्शन के बारे में और फिर रॉबरी और डिकॉइटी के बारे में। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।